विकल्प कहता है छोड़ दे ये रास्ता। विकल्प कहता है छोड़ दे ये रास्ता। संकल्प कहता है ये रास्ता मंजिल है तेरी। संकल्प कहता है ये रास्ता मंजिल है तेरी। विकल्प कहता है ये नहीं तो कुछ और सही। विकल्प कहता है ये नहीं तो कुछ और सही। संकल्प कहता है ये पूरा हुआ तो सब सही। ये पूरा हुआ तो सब सही। So, hello, my shimmering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of NCERT वाला. So, yes, my dear students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं lecture number 2 based on the chapter Hello Alkanes and Hello Arenes. तो आई होप सो स्टूडेंट्स आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है और अपना संकल्प कायम रखा है और अभी ऐसे ही इसे बरकरार रखना है। मैंने देखे आप सभी के कमेंट्स और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर भी सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जो जो मैंने आपसे कहा था भी आपने उनको फॉलो किया है स्टेप्स को एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने देखा कमेंट्स के अंदर कई बच्चों को थोड़े बहुत डाउट थे और कई बच्चे ये जानना चाहते थे भी जो उन्होंने क्वेश्चन किया है क्या वो सही है या गलत। तो हम आज जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो भी डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाए भी आपकी गलती कहाँ रह रही है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अनीन्स में स्टार्टिंग के जो एक दो लेक्चर्स होने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये तो पता हो भी शुरू कहाँ से हो रही है, हमें कंपाउंड्स के नेम के बारे में तो पता हो इसको नेम कैसे देना है या किसी कंपाउंड का नेम गिवन है तो हमें स्ट्रक्चर तो बनाने आना चाहिए तभी हम आगे उसे अच्छे से डिटेल में कर पाएंगे, है ना। क्योंकि देखो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था तो वो IUPAC नॉमेनक्लेचर हर चैप्टर में हम 12th में पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे जो जो चैप्टर आगे आने वाले हैं। तो हमें अगर अभी हमने बेसिक स्टडी कर लिया तो वहां पे तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना, आप खुद से नेमिंग कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर का प्रीवियस लेक्चर में किया था, आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा उससे आगे प्रोसीड करेंगे और आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करके हेलो एल्केन्स पे फिर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 पे और इसी संकल्प के साथ स्टार्ट करते हैं। भी जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 को पूरी अटेंशन से सुना था, आज हम लेक्चर नंबर 2 में भी वही एनर्जी कायम रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए भी पहला लेक्चर था तो सभी एनर्जेटिक थे और सेकंड लेक्चर है तो अब डल हो गए, नहीं, मुझे तो उतनी एनर्जी चाहिए जितनी पहले लेक्चर में थी। अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट किया मुझे चाहिए उससे ज्यादा बच्चे जितने भी देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, जो भी होमवर्क क्वेश्चन होगा या जो भी क्लास में आपको करवाया जाएगा और पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। आप कमेंट करते हो चाहे आपका अगर सही होता है तो वो आपके लिए एक बूस्टर काम करता है भी यस मैंने आज सही क्वेश्चन किया। अभी आप चेक करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा भी देखो मैंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया था और आंसर सही आया। और अगर आपका वो क्वेश्चन गलत होगा ना तो भी आपके लिए वो एक बूस्टर का काम करेगा भी अगली बारी जब भी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करूंगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट भी मेरा आंसर करेक्ट आंसर हो। तो वो आपके लिए सेल्फ एनालिसिस का भी काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को पूरी एनर्जी के साथ पूरे संकल्प को कायम करते हुए। आप देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्विक रीकैप। रीकैप में हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो कि आज के इस लेक्चर में भी कंटिन्यू होने वाला है। दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक जनरल फॉर्मूला। क्या जनरल फॉर्मूला था नॉमेनक्लेचर का, याद कीजिए स्टूडेंट्स। जनरल फॉर्मूला में हमने बोला था भी सेंटर मोस्ट पोजीशन पे आप सभी ने लिखना है वर्ड रूट। अब वर्ड रूट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वर्ड रूट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारी मेन चेन पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स है वर्ड रूट हमें वो बताता है। ठीक है, वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट्स हम क्या लिखते थे, प्राइमरी सफिक्स लिखते थे या 1 डिग्री सफिक्स लिखते थे। उसकी भी राइट हैंड साइड पर क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, उसकी राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स या फिर 2 डिग्री सफिक्स। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स या फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स।
और उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये एक जनरल फॉर्मूला है नॉमेनक्लेचर करने का। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही सिंपल केसेस देखे थे जहां पर सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था। आज थोड़ा सा एडवांस में जाने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं यहाँ पर भी, हाँ जी, जो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स बोला गया या जो यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स कहा गया, इसका यूज हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू देती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं वर्ड रूट की बात करूंगी तो ये इंडिकेट किसको करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। ये हमें इसकी इंडिकेशन देता है भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ 1 डिग्री सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स किसकी इंडिकेशन देता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है भी आपके कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, क्या कार्बन और कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है, क्या कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, या क्या कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमें उसके बारे में बताता है। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या यूज करोगे आप, एन, ANE का इस्तेमाल करोगे। अगर डबल बॉन्ड है तो किसका इस्तेमाल करोगे, ईन का, ENE का यूज करोगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, आइन का, YNE का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अगर 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई इन हो जाएगा, 3 बार आ जाए तो ट्राई इन हो जाएगा। सिमिलरली 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई आइन हो जाएगा। इस तरह से कहानी चलती है। अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स किस लिए यूज किया जाता है, ये 2 डिग्री सफिक्स क्यों यूज करते हैं, ये यूज करते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब क्या यूजेज है इस सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का, वो आज के इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स इसलिए यूज करते हैं जब भी हमें कोई साइक्लिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो वहां पर हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे हम, साइक्लो का इस्तेमाल करेंगे। अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को। अब बारी आती है किसकी, सेकेंडरी प्रीफिक्स की, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स की। इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा ग्रुप की तरह काम कर सकता है, ये साइड चेन की तरह काम कर सकता है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर सकता है, और ये जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की तरह भी काम कर सकता है। जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की तरह भी काम कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी, आज जो फंक्शनल ग्रुप की कहानी है, यानी कि जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कहाँ यूज करना है और सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कहाँ यूज करना है, इन दोनों को, सेकेंडरी प्रीफिक्स को और हमारे सेकेंडरी सफिक्स को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तो होपफुली आप सभी को ये फॉर्मूला रिवाइज्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें यह भी तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भी कौन से फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे मैम हमें पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपको पता है, लेकिन हम उन बच्चों को भी कंसीडर करेंगे जिन्होंने 11th में ऑर्गेनिक उठाई ही नहीं। तो रिप्रेजेंट करना, आइडेंटिफाई करना भी, अगर हमें ये फंक्शनल ग्रुप गिवन है तो इसका नाम क्या होगा, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज अल्कोहल। सबसे पहले कौन सी आती है, अल्कोहल आती है। और अल्कोहल को कैसे लिखा जाता है, ROH। अब R का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी कार्बन एटम की चेन को हम कहते हैं। ठीक है, कार्बन ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी आपको OH देखने को मिलेगा, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आता है थायो अल्कोहल। सेकंड कौन सा आता है, सेकंड आता है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, देखो अल्कोहल और थायो अल्कोहल में कहाँ फर्क आएगा, यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा। जब आपको RSH ग्रुप देखने को मिलेगा तो वो थायो अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, थायो अल्कोहल।
चलिए, अब आती है थर्ड कैटेगरी जिसे कहा जाता है ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं? अब ईथर डिस्कस कर रहे हैं। ईथर का स्टूडेंट्स जो जनरल फॉर्मूला है रिप्रेजेंट करने का, वो होता है ROR। क्या होता है वो? ROR होता है। अब जैसे अल्कोहल के लिए थायो अल्कोहल था, वैसे ही ईथर के लिए भी थायो ईथर है। क्या है? ईथर के लिए भी थायो ईथर है। तो थायो ईथर को फिर से ऑक्सीजन की जगह पे अब क्या लगा देंगे? सल्फर। तो RSR हमारा क्या कहलाएगा? थायो ईथर कहलाएगा। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स जिसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसे? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बहुत बारी पूछा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH, ऐसे लिखते हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का, और कैसे लिख सकते हो? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं एक बार इस और को हटा देती हूँ इसको, तो ताकि हम ढंग से रिप्रेजेंट करें। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये क्या है? ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का इसको। आप इसको ओपन अप करके ऐसे भी लिख सकते हो, RCOH या फिर RC डबल बॉन्ड OH। ये किसका तरीका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सल्फोनिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स RSO3H। RSO3H फॉर्मूला होता है सल्फोनिक आपके एसिड का। अब सल्फोनिक एस्टर का क्या फॉर्मूला होता है उसको भी यहां लिखते हैं। सल्फोनिक एस्टर का क्या फॉर्मूला होता है? आइए इसको भी लिखते हैं। सल्फोनिक एस्टर को लिखते हैं हम RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O OR। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास, यहाँ पर हमारा सल्फोनिक एस्टर की बात हो रही है। सिंपल एस्टर जब हम यूज करेंगे ना, तो वहां पे कार्बन आएगा। सल्फोनिक एस्टर में यहाँ सल्फर लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ RS डबल बॉन्ड O नीचे, और इसके साथ आएगा OR। अभी देखो, अभी आपको एस्टर का बताऊंगी, आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देखिए एस्टर का यहाँ लिखते हैं। अगर हम एस्टर का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम सल्फर की जगह पे कार्बन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आएगा RC डबल बॉन्ड OR। ये हमारा एस्टर का फॉर्मूला है। जब हमने सल्फोनिक एस्टर बनाना है तो यहाँ कार्बन की जगह पर सल्फर आ जाएगा। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर कार्बन पे एक ही जगह डबल बॉन्ड है, नीचे क्यों नहीं है? हमें वैलेंसी भी तो देखनी है। यहाँ कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, वहां सल्फर अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सल्फोनिक एस्टर में सल्फर लिखेंगे, ऊपर डबल बॉन्ड हो, नीचे डबल बॉन्ड हो, इधर OR आएगा। यहाँ पर एस्टर में RC डबल बॉन्ड हो, OR आएगा। ये होता है एस्टर का फॉर्मूला। अब आता है एसिड हेलाइड। क्या आता है? नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है एसिड हेलाइड। यहाँ एक हम लाइन बना देते हैं ताकि हम इनमें डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट आता है फॉर्मूला, मैंने बोला एसिड हेलाइड का है। तो एसिड हेलाइड को कैसे लिखा जाता है? RC डबल बॉन्ड OX। ये होता है एसिड हेलाइड का फॉर्मूला, RC डबल बॉन्ड OX। अब आता है एसिड एनहाइड्राइड, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का क्या फॉर्मूला होता है? इसको लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखिए, RC डबल बॉन्ड O, फिर एक O आएगा, फिर आएगा C डबल बॉन्ड OR। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब आता है एसिड अमाइड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एसिड अमाइड का। तो एसिड अमाइड को हम कैसे लिखते हैं? अब एसिड अमाइड है यानी कि RC डबल बॉन्ड ONH2। ये किसका है? ये एसिड अमाइड का है, सिंगल अमाइड या अमाइन का नहीं कह रही, एसिड अमाइड का। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से एल्डिहाइड का फॉर्मूला। एल्डिहाइड ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। क्या होता है? RCHO होता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है? ऐसे ही हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और कीटोन का क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। मतलब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ RR ग्रुप आपके पास लगे होंगे, तो वो आपका कीटोनिक ग्रुप होगा। इसको लिख लो ताकि हम फर्दर आगे प्रोसीड करें। हाँ जी, इसको फटाफट से लिख लीजिए।
तो स्टूडेंट्स ने मुझे, कई स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा था भी आप हमें 2 मिनट दे दीजिए करिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो मैं इसलिए साइड पर हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम जो रह गए वो भी नोट डाउन कर ले, यही कवर कर लेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट होने वाला है। चलिए, अब आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में ना आपको एक फॉर्मूला बोला था साइनाइड का, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको, हमारे क्वेश्चन में आया था CN ग्रुप, तो साइनाइड का क्या फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ मेंशन करें। साइनाइड का फॉर्मूला होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखना ध्यान से, जब आपका R ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो वो साइनाइड कहलाएगा। अगर 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 आपका जो R ग्रुप है स्टूडेंट्स, लेट मी टेक अनदर कलर, अच्छा, अगर आपका R ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच्ड होता है तो वो कहलाता है आइसोसाइनाइड। साइनाइड में क्या होगा, अगर आपका R ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है तो साइनाइड होगा, अगर आपका R ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हो जो कि फर्दर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, तो वो आइसोसाइनाइड कहलाएगा। इस चीज का ध्यान देंगे। अब आता है हमारा लास्ट जो कि है नाइट्रो। क्या आता है हमारा लास्ट वाला, नाइट्रो। और नाइट्रो बहुत ही सिंपल है, नाइट्रो कौन सा आता है हमारा, जब हमारा R ग्रुप NO2 से अटैच्ड है तो वो नाइट्रो ग्रुप होता है। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन थी, आई होप सो। अब आप इन 3 को भी लिख लीजिए, ताकि अब हम चलते हैं हमारे सीनियरिटी ऑर्डर की तरफ। आई गेस मैं फ्रेम में नहीं आ रही हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया सभी ने, चले आगे। तो आई गेस अब आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब इसको रट्टा नहीं लगाना, मैं पहले बता रही हूँ, रट्टा नहीं लगाना। आगे जब चैप्टर्स आएंगे आपको ऑटोमेटिकली याद होगा, क्योंकि हम इतने सारे जब उसके अंदर रिएक्शंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना, खुद याद होगा। सिर्फ रीडिंग देनी है। मेरे साथ लिख लिया, ठीक है, मेरे फॉलो करोगे, एक बार लिख लिया, अब रीडिंग दो। पहली बार रीड करो फर्स्ट लाइन, फटाफट रीड करो, ठीक है। अच्छा, ROH को अल्कोहल कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, ऐसे रीडिंग दो पूरे पेज को एक बारी, ठीक है। फिर से दोबारा से एक बार रीडिंग दो, 2 बार रीडिंग दे दी, अब अगले टॉपिक पे चलेंगे। बस फिर रात को जब आप रिवाइज करने लगोगे ऐसे ही रिवाइज करना है, 2 बार रीडिंग देना है, बस सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना। फिर से कह रही हूँ, याद खुद से होगा जब प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ एक बार ध्यान देना, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है। कंपेयर करके करेंगे, अल्कोहल में ये होगा, थायो अल्कोहल में ये होगा, ईथर में होगा, थायो ईथर में ये होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, सल्फोनिक एसिड में ये होगा, सल्फोनिक एस्टर में ये होगा, एस्टर में ये होगा। ऐसे कंपेयर करके, साइनाइड में ये होगा, आइसोसाइनाइड में ये होगा, एल्डिहाइड में ये होगा, कीटोन में ये होगा। इस तरह से कंपेयर करके याद करोगे ना, अच्छे से होगा, ठीक है। चलो अब हम करने वाले हैं सीनियरिटी ऑर्डर। क्यों सीनियरिटी ऑर्डर, क्योंकि मैंने अभी आपको जनरल फॉर्मूला में बताया, अभी एक हम जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लिखेंगे, तो दूसरा हम सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लिखेंगे। हमें पता तो हो भी सीनियर कौन से जूनियर कौन से, तभी लिख पाएंगे ना। तो अब हम करने लगे हैं सीनियरिटी ऑर्डर। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने ये भी लिखा था मैम रेड पेन मत यूज करना। तो देखो मैं तुम लोगों के कमेंट्स कितने अच्छे से देखती हूँ, है ना, देखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं देखूंगी, तो घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है, अभी शर्म नहीं करनी है। अभी नहीं, मैम से पूछेंगे मैम क्या सोचेंगी, इतना इजी क्वेश्चन इसको नहीं आता, मैम कुछ नहीं सोचेगी। मैम से 10 बार पूछ लो, 100 बार पूछ लो, पेपर में गलती करी ना तो मैम जरूर पूछेगी तुमसे भी, भाई गलती क्यों हुई वहां पे, क्लास में तो तुमने कहा था, तुम्हें समझ आ गया है ना। तो गलती नहीं करनी, शर्म नहीं करनी, पूछ लेना अगर नहीं समझ आ रहा कुछ तो, ठीक है। चलो अब जैसे कि मैंने बोला, हम करने लगे हैं सीनियरिटी ऑर्डर। तो सीनियरिटी ऑर्डर में बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे लिखूंगी ना स्टूडेंट्स वो सीनियर होगा, जो सबसे नीचे लिखूंगी वो जूनियर होगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट सीनियर ग्रुप है, सबसे मोस्ट सीनियर ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जी हाँ। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर हम यहाँ 3 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। पहला कॉलम ये हमारा, यहाँ से दूसरा कॉलम। अच्छा अब देखो, यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहां पर हम लिखेंगे, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, दोबारा यहाँ लिख दूंगी। यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहां पर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहां पर आपने लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, और यहां पर आपने लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स।
अब आप एक पूरा पेज लेंगे, पूरे पेज पे शुरू से लिखेंगे। अगर आप आधे पेज से शुरू कर रहे हो तो नेक्स्ट पेज खोल लो। एक हमने पूरी स्ट्रेट पेज, हमें खाली पेज चाहिए, ठीक है। और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ग्रुप को मैं जीपी लिख रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाम नहीं लिखेंगे, पिछले वाला पेज खोल के चाहे देख लो, आप खुद से लिखोगे इसको। पिछले वाला पेज देख के, खोल के देख देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाम नहीं लिखना, खुद बताना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं, COH ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब भी आपको अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी कंपाउंड में देखने को मिलता है और उसकी नेमिंग वो आपको देता है, तो सेकेंडरी सफिक्स में देखो, जब भी आपको अकेला ग्रुप मिलता है ना, तो हमेशा आपने उसको सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन देनी है। जब आपको एक से ज्यादा ग्रुप देता है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है सीनियर वाला कौन सा, जूनियर वाला कौन सा है। तो अगर मान लो आपको सबसे पहला, वैसे तो ये सीनियर मोस्ट ही है ना, तो आपको अगर ये देखने को मिलता है COH, तो आपने सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखना है, ओइक एसिड। क्या लिखना है, ओइक, OIC, ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी वहां पर भी ओइक एसिड का यूज कहाँ करोगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कहाँ पर करोगे। एक जनरल हिंट दे देती हूँ, जब भी आप COH को किसी एक पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हो, मान लो एक एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ, इरेज कर दूंगी यहाँ से, आप नोट कर लेना। एग्जाम्पल देखो क्या है मेरे पास, मान लो मेरे को गिवन है CH3 CH2 COH। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, मुझे वो कहता है इसकी नेमिंग करो। ध्यान से सुनना, अब इसकी नेमिंग मुझे करनी है, तो मेरा पहला रूल होता है वर्ड रूट को ढूंढना, मतलब कितने कार्बन की चेन है। तो हमेशा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको पहला कार्बन बोला जाएगा। ये वाले कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे। अब ये देखो, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता था, प्रॉप होता था, याद है ना, प्रॉप होता था, बिल्कुल सही। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते थे। बॉन्ड कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में पूछा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं पूछा। तो क्या आएगा, एन आएगा, ANE। अब ध्यान से देखो, सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज करेंगे, अगर तो ये पेरेंट चेन में कार्बन यूज हो रहा है, आ रहा है, ओइक एसिड लिखेंगे। अगर नहीं हो रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। अब ये आ रहा है ना इसके अंदर, अब देखो प्रोपेन ई से एंड हो रहा है, ओइक एसिड O से शुरू हो रहा है, दो वोवल कभी साथ नहीं आते, तो ये यहाँ से ई हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेनोइक एसिड, या प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो। 1 का मतलब पहले कार्बन पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रोपेन में 3 ही कार्बन होते हैं, तो हमें पता है भी पहले कार्बन पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। समझ आई बात। इस तरह से इस एग्जाम्पल को लिख लो फटाफट से, इसको इरेज कर दूं मैं। चलो 2 मिनट दे दिए, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, गुड। तो देखो मैंने आपको सबसे पहला बता दिया है, आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए आपको सफिक्स यूज करना है ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब मान लो क्या होता है इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। आप कहोगे जब मैम ये सीनियर मोस्ट ही हो गया, तो इसको जूनियर मोस्ट वाला सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों बता रहे हो। इसलिए बता रही हूँ, कई बार क्या होता है आपको 3 या 4 कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही कंपाउंड में देखने को मिलते हैं, और कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है जो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पाता। तो जब वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पाएगा, वो एक्स्ट्रा ग्रुप बन जाएगा, और एक्स्ट्रा ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा जाता है, तो हम वहां पर यूज करेंगे कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे इसके लिए, कार्बोक्सी लिखेंगे। आप टेंशन ना लो, सिर्फ टेबल बनाओ, अलग अलग से अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं इसके ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी चैप्टर है, वहां इन डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समझना जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है भी ये हम कैसे कहाँ पर सीनियर मोस्ट को यूज करेंगे, जूनियर मोस्ट को करेंगे। अब सेकंड, इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सबसे मोस्ट सीनियर है। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा सल्फोनिक एसिड, SO3H। क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड के लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं डायरेक्ट। क्या लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और अगर अगर मान लो इसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया जाए, तो सल्फो लिखेंगे। कैसे, अब एक एग्जांपल देती हूँ इन दोनों को कंपेयर करके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर से बोल रही हूँ, इरेज कर लेना, मैं यहाँ नोट कर रही हूँ। अगर मान लो, एक काम कर लेते हैं, एक और शीट पे लिख लेते हैं, फिर आपके पास वो नोट्स भी रह जाएंगे। हाँ जी, यही लिख लेते हैं, देखो। तो
अब जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ देखना ध्यान से, आपका एग्जाम्पल में क्या है, रुक जाओ, CH3 CH2 CSO3, इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ H लगा दो, CH2COH। मान लो आपके पास कुछ ऐसा सा आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से कंपाउंड है। तो अब मुझे बताओ इसकी नेमिंग कैसे होगी। तो आप इसको इंक्लूड करोगे 1 2 3 4 5 करोगे ऐसे। 5 कार्बन एटम्स के लिए आप सबसे पहले वर्ड रूट बोलोगे। 5 कार्बन एटम्स के लिए क्या वर्ड रूट होता है आपका, पेंट होता है। 5 के लिए पेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। बॉन्ड कैसे, कार्बन कार्बन में सिंगल एन लगाएंगे। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब आप क्या SO3 को यूज करोगे या COH को यूज करोगे, COH सीनियर मोस्ट है ना, तो इसको हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे, और SO3 को यूज करेंगे हम प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे। तो ध्यान से देखना, इसको नीचे लिखती हूँ, यहाँ पेंटेन है। अब मुझे सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, तो मुझे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है जो कि पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है, तो ओइक एसिड लिखूंगी। किस कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है। दो वॉवल साथ में आएंगे, पेंटेन 1 ओइक एसिड। यही मैंने बोला था ना, आप या तो डायरेक्टली लिख दो या फिर फर्स्ट कार्बन पे तो पेंटेन -1 ओइक एसिड। अब इससे पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले आता है प्रीफिक्स हमारे पास। क्या यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन चेन है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, अब इसके लिए क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, सल्फो यूज करते हैं ना, तो हम सल्फो लिखेंगे। कितने कार्बन पर है, थर्ड पर है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 सल्फोपेंटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर हुआ, इस तरह से नेमिंग करते हैं। अब आपको पता चला कहां पर हमने प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है, कहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करना है, ये चीज क्लियर हुई। ग्रेट। अब चलो एक और ग्रुप हम यहाँ पर लिखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप एनहाइड्राइड वाला ग्रुप याद है, अभी आपको बताया था मैंने। तो एनहाइड्राइड में ये होता था, दोनों तरफ RR ग्रुप है, तो हमारे एनहाइड्राइड का ग्रुप है। एनहाइड्राइड के लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं, तो ओइक एनहाइड्राइड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं एज योर सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर, ठीक है। या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी यूज करते हो। अब ये कभी भी किसी और ग्रुप के साथ नहीं आता, ये कभी भी किसी और ग्रुप के साथ नहीं आता, इसके लिए इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, ये अकेला ही आता है जब भी आता है। तो अब इसके बाद जो हम करने लगे हैं वो हमारा ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग ग्रुप्स होंगे। अब इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, हम यहाँ यूज करते हैं O8। क्या यूज करते हैं, O8 का इस्तेमाल करते हैं। और प्रीफिक्स के तौर पर स्टूडेंट्स हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो ये इसका क्या हो जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाता है। इसी तरह से अगर हमें अभी हमने देखा था ना एसिड वाला, एसिड हैलाइड वाला, C डबल बॉन्ड O X वाला, तो इसके लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे, हम इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे ऑयल हैलाइड होगा। क्या होगा, OYL हैलाइड होगा, ऑयल हैलाइड होगा। और अगर ये एज अ प्रीफिक्स के तौर पर आ जाता है तो हेलो कार्बोनाइल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनकी नेमिंग कर सकते हो। अब इसके नीचे वाला नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, समझ रहे हो ना, ये एक पेज पे एक ही लाइन में लिखना है, इसके नीचे वाला नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं फिर से वही चीज, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर आएगा सेकेंडरी सफिक्स और आपके पास लास्ट में आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। चलिए सबसे पहला जो अब हम इसके बाद जो आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आता है हमारा RC डबल बॉन्ड ONH2 एसिड अमाइड। एसिड अमाइड अभी हमने पढ़ा, तो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स का यूज करोगे अमाइड ही यूज करोगे। क्या यूज करोगे, अमाइड, AMIDE, AN नहीं है, AM है, ठीक है। और इसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करोगे वो कार्बोनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल। अब देखिए इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा कौन सा ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। अभी हमने साइनाइड, आइसोसाइनाइड ये सब देखा था ना, तो साइनाइड ग्रुप में क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और कार्बन से जुड़ा होता है हमारा
कोई भी आर ग्रुप, तो इसके लिए आप यूज करते हो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर नाइट्राइल। किसका इस्तेमाल करते हो? नाइट्राइल का इस्तेमाल करते हो। और अगर आपको इसको प्रीफिक्स के तौर पर लिखना हो तो साइनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनो। ऐसे ही आप आइसोसाइनाइड के लिए लिख सकते हो, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोनाइट्रो नाइट्राइल हो जाएगा और ये आइसोसाइनो हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। जो जो मेन याद रखने हैं मैं वहां पे वही लिख रही हूँ यहाँ पर। एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा क्या होता है? CHO ग्रुप होता है। ठीक है, CHO ग्रुप हमारा एल्डिहाइड होता है, इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम लिखते हैं अल, AL। एल्डिहाइड AL से शुरू होता है तो एल्डिहाइड के लिए अल होगा। प्रीफिक्स जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा फॉर्माइल या फिर क्या होगा? ऑक्सो। ये मैं बताऊंगी कहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इनमें से यूज कर सकते हो फॉर्माइल या ऑक्सो एल्डिहाइड के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में क्या होता था? C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कोई ना कोई आर ग्रुप होता था, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओन। कीटोन ONE से खत्म होता है तो ओन ही इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्रीफिक्स के तौर पर ये लिखा जाता है ऑक्सो। ये भी क्या होता है? ये भी ऑक्सो के तौर, सॉरी ऑक्सी के तौर पर ये लिखा जाता है, नॉट ऑक्सो, ये ऑक्सी होगा। हाँ जी, ऑक्सी के तौर पर लिखा जाता है। ये कीटो के तौर पर, ज्यादातर इसको हम कीटो के तौर पर लिखते हैं। ठीक है, लेट मी चेक इन द बुक। ये मैं करेक्शन आपको बता दूंगी, ऑक्सी है या ऑक्सो है, परफेक्ट आप उस अकॉर्डिंगली उसको कर लेना। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑक्सो आना चाहिए, बट एक बार हम कंफर्म कर लेंगे बुक में। ठीक है, तो ज्यादातर इसको हम कीटो के तौर पर लिखते हैं, ये हमारा कीटोन का हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, वो अल्कोहल आता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बहुत अच्छे से बताया था। अल्कोहल जो हम है, अल्कोहल को हम लिखते हैं OH ग्रुप से। क्या लिखते हैं? OH से लिखते हैं। और OH के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो ओल, OL लिखते हैं। अल्कोहल OL से खत्म होता है, ध्यान देना। एल्डिहाइड AL से शुरू होता है, अल्कोहल OL से खत्म होता है, तो बच्चे इनमें गलतियां कर जाते हैं। इसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया। इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट वाला आता है थायो अल्कोहल, जिसको हम SH बोलते हैं। थायो अल्कोहल के लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाएगा वो थायोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायोल। OL है ना, बस थायोल हो जाएगा। और इसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है बहुत ही अलग तरह का नेम है, मरसेप्टो। क्या है? मरसेप्टो है। क्या है? मरसेप्टो यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा लास्ट इसके अंदर आता है जिसको हम NH2 ग्रुप बोलते हैं। जो सिंपल अगर NH2 ग्रुप अगर आपको कहीं पे देखने को मिले, जब भी आपको सिंपल NH2 ग्रुप देखने को मिले, दैट इज द अमाइन ग्रुप, और इसका सेकेंडरी सफिक्स भी होगा अमाइन। क्या होगा? अमाइन, AMINE, अमाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स अमाइनो हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये आपका सीनियर मोस्ट ग्रुप आपका इनमें से कौन सा है? सबसे ऊंचे वाला हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद फिर ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, इस तरह से ऑर्डर चलता है। तो आपने इसको इसी ऑर्डर में याद करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लेट मी चेक इट वंस। ओके, हाँ जी, आप इसको करेक्ट ही कर लेना। ऑक्सी नहीं आएगा, ऑक्सो ही आएगा। आई एम 100% श्योर, बट आई विल कंफर्म इट इन द बुक। ऑक्सो आएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको ऑक्सो ही लिख लीजिए। हाँ जी, अब आपके पास ये नोट्स बन चुके हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके पास मान लो कोई कंपाउंड है, अब उसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी है, आपके पास डबल बॉन्ड भी है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, आपके पास स्ट्रेट चेन भी है। आप किसको प्रेफरेंस दोगे? नंबरिंग कहाँ से करोगे? ये बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी नंबरिंग कहाँ से देनी है जब इतनी सारी चीजें एक ही कंपाउंड में है? तो हमेशा ध्यान देना, कभी भी आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा ना, सबसे फिर रेड कलर यूज कर लेती हूँ, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अगर आपको कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है, उस कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर दोगे। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अनसैचुरेशन को। यानी कि आप किसको प्रायोरिटी देने वाले हो? क्या वहां पर कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको प्रायोरिटी दोगे। जहां से पास पड़ेगा उसको नंबर पहला दोगे। अगर वो भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, ज्यादा कार्बन कहां पर है। अगर वो भी नहीं है तो आप क्या देखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो वहां पर लगा हुआ है, आप उसे चेक करोगे। ठीक है, अगर आपका वो भी सेम है, अगर आपको वो भी सेम देखने को मिलता है तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखोगे। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे किसका? सब्स्टिट्यूएंट्स का।
भी इथाइल लगा हुआ है या मिथाइल लगा हुआ है तो ई पहले आता है या एम पहले आता है, जब ई पहले आता है तो वहां से नंबरिंग मिलेगी। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर है चेक करने का भी आपने नंबरिंग कैसे देनी है कार्बन आटम्स को। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग दे सकते हो, उनको नेमिंग बहुत इजीली कर सकते हो। आपको जनरल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये इजी लगे। बिफोर मूविंग टू द होमवर्क क्वेश्चन, यहीं पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं आपको कुछ ऐसा केस दे देती हूँ जहां पर हमारे पास क्या है, हम जैसे कि हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं हेलाइट जो हमारा हेलोजन है ना, उसी के से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे उसकी नेमिंग करना, ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। तो देखो, आपका जो मैं एक जनरल केस ले रही हूँ उसमें हम ले लेते हैं यहाँ CH3 यहाँ CH लगा देते हैं, देन इज CH2 Br CH2 CH3। चलो हमने ये एक जनरल केस ले लिया है, ठीक है, इसको मोर कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा क्या करना है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। चलिए फटाफट से आप इसकी नेमिंग कीजिए। आपके सामने कंपाउंड मैंने आपको दे दिया है, आपने इसकी नेमिंग करनी है। 2 मिनट है आपके पास। क्या करेंगे, इस पहले CH3 को 2 बारी ओपन करके लिख दो, उससे ईजी हो जाएगा आपका काम। इसका मतलब क्या है, इस CH पे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ, पहले CH को ही लिख लो। इस CH पे एक CH3 नीचे था और 2 CH3 और हैं, मतलब एक CH3 यहाँ लगा दो तो एक यहाँ लगा दो, ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, हमारे पास है CH2, फिर है CH2, फिर है Br, इस तरह से है। अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ ऑर्डर में भी बताया, आपके पास ये देखो, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा ग्रुप है ना, इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, तो यहाँ से इस कार्बन को फर्स्ट नंबर दोगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आप में से कई बच्चे यहाँ क्या करेंगे, थर्ड के बाद फोर्थ इसको दे देंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। नेमिंग करनी है, कितने कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है, 4 की है, तो क्या होगा, वर्ड रूट ब्यूट होगा। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या प्राइमरी सफिक्स यूज होगा, एन यूज होगा, है ना। अब मुझे बताओ, सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। ब्रोमीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ब्रोमीन इज एक्स्ट्रा ग्रुप जो हम यूज करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है मैम, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बता दो, कुछ या क्लोज चेन है, नहीं ओपन चेन है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। एक्स्ट्रा चेन यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, एक तो देखो हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा और एक Br एक्स्ट्रा है, इसको CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। Br को, ब्रोमीन को हम ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो लिखेंगे, आयोडीन आ गया तो आइडो लिखेंगे, इस तरह से होगा। यहाँ पर भी क्या है, मिथाइल है। अब मुझे बताओ, ABCD में M पहले आएगा या B पहले आएगा, ऑब्वियसली B पहले आएगा। कितने कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो शुरुआत कैसे करेंगे, 1 डैश ब्रोमो। देखो नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब फिर से डैश आएगा क्योंकि नंबर लिखने वाले हैं। थर्ड कार्बन पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, हमारे पास क्या है, देखो थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3, कितने मिथाइल ग्रुप है, 2, तो 3,3 डाई मिथाइल। डाई क्यों यूज किया, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर हमारे पास CH3 ट्वाइस लगा हुआ था, 2 CH3 यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन नेम इसका हो जाएगा। अब ऐसा ही एक फंक्शनल ग्रुप का नेम करते हैं बिफोर प्रोसीडिंग टू योर होमवर्क क्वेश्चंस। तो चलो ये होमवर्क देती हूँ मैं आपको, पहला होमवर्क आज का फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप बता दिया है ना, अब आप ये खुद से ट्राई करके देखना। आपका क्वेश्चन है CH3 CHOH, देखो यहाँ मैं 2 फंक्शनल ग्रुप दूंगी, आइडेंटिफाई करना भी किसके अंदर सीनियर मोस्ट है जूनियर मोस्ट है, उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। CH डबल बॉन्ड C COH CH3, आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है, और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और अल्कोहलिक ग्रुप दिया है, आपने उस अकॉर्डिंगली इसकी नेमिंग करनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपका एज अ होमवर्क इसका आंसर आना चाहिए, इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दीजिएगा, ठीक है। मैं समझ जाऊंगी भी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है और मुझे सभी का आंसर चाहिए। गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम करेक्ट कर लेंगे, बट ट्राई करना इज कंपल्सरी। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं होमवर्क क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे और उसके बाद हम फर्दर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था वो क्या था, राइट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द बॉन्ड लाइन नोटेशन। इस बॉन्ड लाइन नोटेशन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में इसको लिखो। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता था, हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते थे, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाते थे। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं इसको पहले यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये ऐसे था,
है ना। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, इसको ओपन अप करके पहला स्टेप है, इसको ऐसे लिख दे। अब हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करें। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, कितने बॉन्ड बाकी है, 3 बॉन्ड बाकी है। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन साथ बनाएगा। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्या हाइड्रोजन आएगा, नहीं आएगा, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन को देखो, 3 बनाए हुए हैं, कितने बाकी है, एक बाकी है, तो एक हाइड्रोजन आएगा। तो क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो अपने आप को आप मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स देंगे। चलिए हम 1 मार्क्स दे के चलेंगे, अगर सही हुआ तो, अगर गलत हुआ तो -1 कर लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि हम तो जनरल प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। तो देखते हैं कितने बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं, मजा आएगा बहुत क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन सभी का अगर ये आंसर आ रहा है तो गिव योरसेल्फ 1 मार्क्स। चलो अगर गलत आ रहा है तो -1 लिख दो आगे, सबट्रैक्ट कर लेना बाद में। अब आते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, डिग्री ऑफ कार्बन बताइए। यहाँ पर कार्बन की डिग्री में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। मैंने ये क्वेश्चन दिया था, याद कीजिए। अब देखो इसको हम ओपन करके लिखें तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन, ऐसे है ना। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा कार्बन होगा, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही से, तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री। कितने 1 डिग्री कार्बन है यहाँ पर, 3 1 डिग्री कार्बन है। कितने 2 डिग्री कार्बन है, 0। कितने 3 डिग्री कार्बन है, 1। कितने 4 डिग्री है, 0। तो अगर आप सभी का ये आंसर आ रहा है तो अपने आप को आप 1 मार्क्स देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो -1 लिख देंगे, सबट्रैक्ट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन पे, जो कि था डिग्री ऑफ अमाइन। आपने यहाँ पर अमाइन की डिग्री बताना है, मतलब नाइट्रोजन बताओ क्या यहाँ पर इसकी डिग्री होगी। तो बेसिकली हमने बोला था भी नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होंगे वो उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी अमाइन यानी कि 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। प्राइमरी अमाइन यानी कि 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा, क्योंकि इस केस में क्या होता था, अभी नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, ठीक है जी। तो अगर आपका एक करेक्ट आंसर है तो अपने आप को आप 1 मार्क्स देंगे, इनकरेक्ट है तो सबट्रैक्ट करेंगे 1 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ अल्कोहल पूछ रहा है, इस OH ग्रुप की डिग्री। अब इसकी डिग्री किस पे डिपेंड करेगी, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री देखो। तो ये इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अब ये देखो, हम सभी में पहले कार्बन रिप्रेजेंट कर देते ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखना, ये हमारा इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 और 2, वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन है। अगर हमारा OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये OH ग्रुप भी क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप खुद को देंगे 1 मार्क्स, अगर गलत है तो सबट्रैक्ट करेंगे मार्क्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपका, ये मैंने आपको दिया था जहां पर मैच द फॉलोइंग था, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपने मैच करना था। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमारे सामने फर्स्ट में गिवन है हमें ये, अभी बताकर हटी हूं, हम CN को, इस नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या लिखेंगे, यहाँ से NC लिखेंगे, क्योंकि कार्बन से जुड़ा है ये CH। यहाँ देखो मैं इसको ओपन अप करके इधर लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा CN है जो कि यहाँ CH से जुड़ा है, नीचे OH है, ये भी फर्दर कार्बन से जुड़ा है, C ट्रिपल बॉन्ड N को हम CN लिख देंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में दिखाना है, तो सिंपल सी चीज है, बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में दिखाओगे तो ये कार्बन सेंटर पर होगा, इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, और ये 2 CN से अटैच्ड है, 2 CN से अटैच्ड है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि हमारे फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, थर्ड आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में, A ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट आंसर A आ जाएगा। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। चलिए बाकी ऑप्शंस अगर आप देखोगे, सेकंड ऑप्शन में आपके पास ये है, देखो अब इसको आप कैसे ओपन अप करके लिखोगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये इस तरह से कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन है। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से है। अब इसकी सबकी हम वैलेंसी पूरी करेंगे, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है
तो 3 और बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। इसको देखो, इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक बाकी है, हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा, 4 बनाने होते हैं। इसको देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 हो गए, एक बाकी है। तो ये किससे सिमिलर है? क्या ये फोर्थ वाले से सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। तो सेकंड का हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला इसी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट केस में हमारे पास ये हमें गिवन है थर्ड वाला। इसको भी हमने कन्वर्ट किस में करना है? ये ऑनलाइन नोटेशन ऑब्वियसली कंडेंस्ड में ही कन्वर्ट करना है। तो देखो किस तरह से होगा, ये हमारा यहीं पे लिख देती हूँ मैं। देखो कार्बन 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 कार्बन। अब सबकी वैलेंसी पूरी करते हैं। एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये किससे मैच कर रहा है? हमारे पास अब सिर्फ ये ऑप्शन बचता है और ये बचता है। देखो यहाँ OH ग्रुप है, इसमें तो OH नहीं है ना, तो डायरेक्ट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारे फर्स्ट से मैच करता है। ठीक है, देखो दोनों तरफ CH3 को अलग कर दो। कितने CH2 है? 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब लास्ट वाला बचता है, तो लास्ट वाला डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो भी, ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपलेस्ट टर्शरी अमाइन हैज। नाउ अब आप सबको मैंने बताया था टर्शरी अमाइन यानी कि अगर आपका नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तभी वो टर्शरी अमाइन कहलाएगा। यानी कि इस केस में इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टर्शरी अमाइन। तो बताइए भी नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ना। अगर 1 से जुड़ा है तो प्राइमरी अमाइन, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा है तो टर्शरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड इज। आपने यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करने थे। तो देखिए क्या है गिवन है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। आपके सामने ये केस है। चलिए यहां चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पाई बॉन्ड्स गिनते हैं, उससे काम इजी हो जाएगा। एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा, चौथा, इस तरह से होता है। 4 पाई बॉन्ड कहां पर है? देखो आपके पास इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया, आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमने क्या गिनने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा ये रहा, 4th ये रहा, 5th ये रहा, 6th ये रहा, 7th ये रहा, 8th ये रहा, 9th ये रहा। ठीक है, उसके बाद 10th ये रहा, 11th ये रहा और 12th ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 सिग्मा एंड 4 पाई हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज मुझे यहाँ पर डाउट लग रही है जो कि क्वेश्चन में ही गलत है, शायद पता नहीं आप सबने नोट किया या नहीं किया। देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देयर इज अ फॉल्ट। क्या फॉल्ट है? देखो अगर हम सबकी वैलेंसी चेक करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल सी चीज है। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक हाइड्रोजन भी जोड़ दिया, 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ गलती है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 सिग्मा एंड 4 पाई हो जाएगा। ये मे बी मिस प्रिंटिंग में हो गया, आई डोंट नो, पीछे से या तो कोई प्रॉब्लम रह गई होगी टाइपिंग में। तो इसका आंसर हमारा आएगा 11 सिग्मा एंड 4 पाई। दोबारा काउंट करवाती हूँ। देखो 2 हाइड्रोजन, 1 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आएगा 11 सिग्मा एंड 4 पाई। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप अपने आप को मार्क्स मत दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। आप अपने को ना तो मार्क्स डिडक्ट करोगे ना ही ऐड करोगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके सामने 2 कंपाउंड्स, आपने इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वाला। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला हमें गिवन है वो क्या है? CH3 CH2 CH OH CH2 CH2 CH CH3 CH2
CH3। हमें ये गिवन है क्वेश्चन में। अब नंबरिंग देखो कहाँ से होगी, ऑब्वियसली हमें सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी देनी है, नंबरिंग वहीं से होगी। तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवेंथ होगा, एट्थ होगा, इस तरह से नंबरिंग होगी। ठीक है, अब देखो खुद बताओ 8 कार्बन के लिए क्या हम वर्ड रूट यूज करते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पर क्या फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स लिखते थे, ओल लिखते थे। टेबल खोल के देख लो, ओल लगेगा कितने कार्बन पर, थर्ड पर ऑक्टेन ई से एंड हो रहा है और ओल ओ से शुरू है, दो वोवल साथ नहीं आएंगे तो ई हटा देंगे, डैश आएगा, नंबर आएगा कितने पे अल्कोहल है, थर्ड पे है, और यहाँ क्या लग जाएगा 3 ओल हो जाएगा। अब इससे पहले वर्ड रूट से पहले लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या यहाँ पर होगा, नहीं होगा, ओपन चेन कंपाउंड है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा है, मिथाइल ग्रुप कितने कार्बन पर है, 6th पर है, तो क्या नेम हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल। अगर 3 ओल, अगर आपका करेक्ट है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे, अगर इनकरेक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास ये केस है। अब देखिए ध्यान से, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम था भी, मैम हमें बताइए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साइड से फर्स्ट कार्बन एटम पर है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 कार्बन एटम की चेन के लिए आप क्या वर्ड रूट लिखते हो, हेक्स लिखते हो। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स पे हम बॉन्ड्स बताएंगे, यहाँ 2 तरह के बॉन्ड है। तो देखो डबल बॉन्ड ईन से शुरू होता है, ट्रिपल बॉन्ड आइन से, तो पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे, कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो छोटा नंबर क्या है, फर्स्ट। इसके बाद थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो छोटा नंबर क्या है, थर्ड है। तो कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट और थर्ड पे है तो हेक्सेन 1, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, हेक्स, फिर क्या आएगा, डैश आएगा, फिर 1, फिर कॉमा 3, क्योंकि नंबर्स के बीच में कॉमास लिखते हैं, फिर डैश आएगा क्योंकि वर्ड आ रहा है डाई। डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 हैं, क्या है 2, डबल बॉन्ड है, ईन है। अब हमने बताना है नेक्स्ट हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी तो यहाँ पर प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड हमारा कहाँ पर है, 5th और 6th में, छोटा नंबर क्या है, 5th है। अब देखो यहाँ पर फिर से डाई ईन है ना, अब यहाँ देखो 5th लिखना है, तो फिर 5 आएगा, फिर क्या आएगा, आइन आ जाएगा। अब ये 2 बार हमारे वॉवल्स, ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हेक्स 1 3 डाई इन 5 आइन। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसकी नेमिंग हो जाएगी। आई होप सो आपका ये करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो खुद को देंगे आप 1 मार्क्स, इनकरेक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन व्हिच वन इज नॉट इन द IUPAC सिस्टम, आपने ये बताना है। चलिए चेक करते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमारी पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें दिख ही रही है लॉन्गेस्ट चेन ही पेरेंट चेन होगी। तो देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से, क्योंकि ब्रांचिंग यहाँ से पास पड़ रही है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा हेप्ट, बिल्कुल सही। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, ठीक है। इससे पहले अब लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या ये ओपन चेन है, क्लोज चेन, ओपन चेन, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं यूज होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, जी बिल्कुल होगा मैम, क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो इथाइल ग्रुप है, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ABCD में M पहले आएगा, E पहले आएगा, E पहले आएगा ना, तो पहले इसको लिखेंगे 4 मिथाइल। अरे ये क्या, ये तो पहले मिथाइल लिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर पहले ही हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर A क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH इज। तो देखो यहाँ क्या गिवन है, CH3CH डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप कहोगे मैम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो यहाँ से नंबरिंग दे, वो तब देते हैं जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम फर्स्ट और सेकंड पे आ रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से चलोगे तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से चलोगे तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी अब इसको मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। 5 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट लिखेंगे, 5 के लिए होता है पेंट। कैसा बॉन्ड है, डबल ट्रिपल दोनों है। अब पहले डबल बॉन्ड का लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले ई पहले आता है, आइन से है ना, डबल बॉन्ड के लिए ई लिखते हैं, ट्रिपल के लिए आइन लिखते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ है, थर्ड और फोर्थ में, छोटा नंबर क्या है, थर्ड है, तो पेंट 3, फिर क्या आएगा, इन का ENE। अब आगे देखिए, फर्स्ट और सेकंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा। अब ये ई यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने 2 यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EN1 आइन। ऐसे पीछे भी रिमूव कर लीजिएगा, शायद हाँ यहाँ पे था ना, ये भी ई हट जाएगा, ठीक है। चले,
तो यहाँ पे क्या होगा, पेंट 3 इन 1 आइन, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन में ना बहुत बच्चों ने गलत भी किया है और डाउट भी आया था कमेंट सेक्शन में। चलिए सॉल्व करते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो पहले यहाँ पे मैं कार्बन लगा देती हूँ, उससे ईजी हो जाएगा। कार्बन 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 कार्बन। कई बच्चों ने इसका आंसर मेरे हिसाब से बी ऑप्शन लिखा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, देखो जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में ना डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी, चाहे चेन छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन प्रायोरिटी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देनी पड़ेगी, मतलब इसको इंक्लूड करना पड़ेगा पेरेंट चेन में आपको। ठीक है, तो मतलब देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, अब आप किस डायरेक्शन में जाओगे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले, देखो 1 2 3 4 5 6, या तो ऐसे आ जाओ, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले जाओ, या फिर आप कैसे आ सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले जाओ, सभी डायरेक्शन में जाओगे तो 6 ही मिल रहा है। तो देखो अगर हम ऐसे चले जाते हैं तो हमारा ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ हम देखते हैं तो थर्ड कार्बन पे इतना कॉम्प्लेक्स ग्रुप आ जाता है अगर ऐसे जाते हैं तो। ठीक है, तो अब मान लो हम ऐसे ना जाके और कैसे जाएं, देखो अब हम ऐसे ना जाकर अगर हम ऐसे जाएं तो अब देखो क्या होगा, अब इनको नंबरिंग, सॉरी, अब देखो मैंने बोला हम ऐसे ना जाकर ऐसे चले जाएं, है ना, तो अब इनको नंबरिंग दे, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। अब थर्ड कार्बन पर ये ग्रुप लग गया, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, थर्ड कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है और फोर्थ कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ज्यादा सिंपलेस्ट है ना। ठीक है, तो ये वाली हमारी इसका करेक्ट नंबरिंग होगी। अब देखो 6 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, हेक्स होता है। कैसा बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फर्स्ट और सेकंड में डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा 1 डैश इन आ जाएगा डबल बॉन्ड के लिए, छोटा नंबर लिखते हैं। अब क्या यहाँ पे कोई सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा नहीं होगा, ओपन चेन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स बिल्कुल। एक 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, प्रोपाइल कह देंगे, और 2 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, इथाइल कह देंगे। अब ABCD में पहले कौन आता है, इथाइल पहले आता है, किस कार्बन पर है, फोर्थ पर है, तो क्या आएगा 4 इथाइल, फिर आएगा डैश, थर्ड पे क्या है प्रोपाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पता चली अपनी गलती यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स दे लीजिएगा पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन इज। अब यहाँ पर भी हमें चेक करना है सभी को भी कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो देखो डबल बॉन्ड को हमने काउंट करना है, किसी भी डायरेक्शन से देख लो डबल बॉन्ड जहां से पास पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी डेक यूज हो रहा है, हमारी ये पेरेंट चेन बन रही है ना। एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ये मिथाइल है, एक इधर मिथाइल है। तो अगर देखो अगर इसकी नेमिंग करूंगी तो डेक तो मेरा बन रहा है, वहां 4 इन लिख रहा है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ में डबल बॉन्ड होगा। क्या यहाँ फोर्थ और फिफ्थ में डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर फिर से इसको नंबरिंग दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा फोर्थ और फिफ्थ में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। डेक 10 कार्बन की चेन है। अब देखो वो कहता है 2 और 6 पे डाई मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, तो ये करेक्ट हो गया ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, आपने इस कंपाउंड का नेम बताना है, क्या होगा। तो देखो पहले कार्बन लगा लो, इजी रह जाता है। ठीक है, अब देखो हमने इस कंपाउंड का नेम बताना है, बहुत ही सिंपल है ये वाला केस। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, देखो ये अगर फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। आप कहोगे यहाँ से क्यों नहीं किया मैम, क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग पास पड़ रही थी इसलिए वहां से नंबरिंग करी। अब देखो 8 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखोगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। क्या यहाँ सेकेंडरी सफिक्स है, नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स है, नहीं है, ओपन चेन है। सेकेंडरी प्रीफिक्स है, बिल्कुल है। देखो यहाँ पर आपके पास ये 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है ना। 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, और 1 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। अब ABCD में ई पहले आता है तो पहले इसको बताएंगे, फोर्थ कार्बन पे है, क्या आएगा 4 डैश इथाइल, फिर क्या आएगा डैश, थर्ड 3 मिथाइल,
ऑक्टेन। चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द IUPAC नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब हमारे पास क्या कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सोच समझ के बताइएगा अभी कहाँ से नंबरिंग होगी। ऑब्वियसली जहाँ से देखो दोनों फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमारे पास बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अब डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड में, तो हेक्स 1-ईन आएगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ से ध्यान से बताइएगा 5 और 6 में हमें ट्रिपल बॉन्ड है, छोटा नंबर क्या है 5 है, इनका ये ई हट जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या आएगा डैश आएगा, 5 आएगा, आइन आएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब ना एक चीज ना, ये मेरे हिसाब से ये 2002 का क्वेश्चन है, नहीं हाँ 2002 का क्वेश्चन था, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन रीचेक करा, तो आपका ना यहाँ पे ई आएगा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ ई आएगा, तो इसको करेक्ट करोगे। तो कई बार क्या होता है ये इसको आगे भी लिख देते हैं, एक ही बात है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप अपने आप को मार्क्स मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग थी, तो आपको उससे कोई मतलब उसकी वजह से आपका गलत हो सकता था क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहीं पर हमारे जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो फिनिश होते हैं। अब आपने अपने आप को मार्क्स दे दिए होंगे, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने हैं योर मार्क्स टोटल, भी कितने मार्क्स हैं। ठीक है, अपने नेम के साथ कमेंट कीजिएगा। देखो अगर कम मार्क्स हैं तो भी कमेंट मुझे चाहिए, अगर ज़्यादा मार्क्स है तो भी कमेंट मुझे चाहिए। मेरे लिए वो दोनों स्टूडेंट्स मैटर करते हैं, जो कम सिक्योर कर रहे हैं और जो हायर सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उन दोनों को प्रूव करना है कि तुम मेहनत पे मतलब मेहनत करोगे ना तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर अपनी शक्ति को पहचानोगे ना तो सब पॉसिबल है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, अपनी शक्ति को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान, अपनी इच्छाओं को हवा दे, अपनी इच्छाओं को हवा दे, चिंगारी को शोले में बदल दे, चिंगारी को शोले में बदल दे, आंखें खोल, आंखें खोल और अपने सपनों को जगा दे, उड़ान दे। ठीक है, और अपने सपनों को उड़ान देने का सिर्फ एक ही मौका है, वो है मेहनत। मेहनत जितनी करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। चाहे आप 10th क्लास तक बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, आपके नहीं आते थे अच्छे मार्क्स, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अब मेहनत करेंगे ना तो हम जो टॉप सिक्योरर है, टॉपर हैं, हम उनमें भी काउंट हो सकते हैं। सिर्फ हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। कई बच्चों के हो सकता है होमवर्क क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए, और कई बच्चों के हो सकता है बहुत अच्छे आए। जिनके कम मार्क्स आए वो कमेंट में लिखेंगे मेरे इतने मार्क्स आए, बट आई अश्योर यू मैम मैंने संकल्प लिया हुआ है, मैं डीमोटिवेट तो नहीं होने वाला। हाँ मोटिवेट जरूर होगा भी, अगली बारी ना आप होमवर्क क्वेश्चन दोगे तो मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे और आप करके दिखाओगे, इतना कॉन्फिडेंस रखो। हम अगर 100 बार गिरेंगे तो उसके बाद फिर उठेंगे, क्योंकि हमने उठना है, हमारा सपना है, हमने पूरा करना है। ऐसे इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ऑर्गेनिक क्या है हमारे आगे, एक फॉर्मूला ही तो है, उसके बेसिस पे ही तो IUPAC है। समझ लेंगे, नहीं आता तो एक बार नहीं समझ आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, कब तक नहीं आएगा, एक टॉपिक ही है, कर लेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आना है। ठीक है, तो अपने सपनों को उड़ान सिर्फ आप ही दे सकते हो, आपकी सोच ही दे सकती है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आज के सेशन में, जो कि है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म ना बेसिकली 2 कैटेगरीज में होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। +1 के अंदर हम दोनों को स्टडी करते हैं, बट +2 में जो कि अभी हमें रिक्वायर्ड है, हम एक बार उसी को कवर करेंगे। तो जैसे जैसे अगर हमें आगे जो जो चाहिए होगा मैं वो लेके आऊंगी 11th का टॉपिक, बट एक्चुअल में हमें 12th का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स करना है, तो उसके अंदर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच इज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो स्टडी करना है, तो हम उस पर फोकस ज्यादा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने वाला है, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर्टी, एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। एक जनरल एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखिए, अगर मान लो मैं आपको ये दे देती हूँ,
और एक ये कंपाउंड दे देती हूँ। अब देखो ये आपको पता है ना, दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, देखो तभी मैंने ये रिप्रेजेंटेशन कराई। अब अगर मान लो मैं आपको पहले दिन ही ये कंपाउंड दे दूँ और मैं आपको बोलूँ मुझे बताओ इनमें डिफरेंस क्या, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन अब आप बता सकते हो। अब आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे कार्बन 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 लगाओगे, इनकी वैलेंसी पूरी करोगे, आप बता दोगे भी ये कौन सा कंपाउंड है, आप इसकी नेमिंग करोगे, करो नेमिंग, करो नेमिंग, बिल्कुल करो। क्या नेमिंग होगी, 4 कार्बन एटम की चेन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, ये क्या है मैम, ब्यूटेन है, बिल्कुल सही। अच्छा इसकी नेमिंग भी कर दीजिए, ये कार्बन 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 ऐसे है ना, इस पे हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करेंगे, कर दी मैम। चलो अब इसकी नेमिंग करो, आप कहोगे बहुत सिंपल है, इसकी नेमिंग के लिए ये पेरेंट चेन हो गई, 3 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है, 3 के लिए प्रॉप होता है, सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा, और सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, बिल्कुल सही। कर पा रहे हो ना, इतना इतना कर पा रहे हो ना, तो देखो आगे भी कर जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे तो कर जाओगे, गिरेंगे उठेंगे कर लेंगे, पेपर में नहीं गिरने देंगे खुद को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने ये तो डिफरेंस कर लिया, मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाहती हूँ, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आता है, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है लिखना आता है, लिखिए फटाफट लिखिए, 2 मिनट मिल रहे हैं आपको, लिखिए इसको, नोट डाउन कीजिए। ओके कितने हैं यहाँ कार्बन, 1 2 3 4 है मैम, कितने हाइड्रोजन है, 3 2, कितने हुए 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितने हुए 10 मैम, C4H10 है, ठीक है। यहाँ बताइए क्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है मैम, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। अरे मैम इनके तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गए, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गए, लेकिन क्या डिफरेंट हो गया, चेन अलग हो गई ना। यहाँ पर आपके पास कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 4 की, यहाँ कितने की है, 3 की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एटलीस्ट कोई एक प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी तो वो आइसोमेरिज्म प्रोसेस कहलाएगा, और इन दोनों कंपाउंड्स को एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। डेफिनेशन रीड करें, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए अलग, उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को स्टूडेंट्स हम फर्दर 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। जस्ट नेम आपको एक नॉलेज के सेक के लिए बताए, लेकिन इससे हमारा इतना कोई कनेक्शन नहीं है, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे फोकस करना। ठीक है जी, चलिए अब हमारा स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ना है वो आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या आता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये छोटी सी बेसिक सी चीजें समझाती हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या देखते हैं, देखो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट, हम क्या लेते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना स्टूडेंट्स, वो सभी डायरेक्शंस में प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से ऑर्डिनरी लाइट सभी डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। हम क्या करेंगे, इस ऑर्डिनरी लाइट को एक प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे। किससे पास करवाएंगे, एक निकोल प्रिज्म से। जब हम इसको एक निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं ना, तो यहाँ पर हमें ना सिर्फ एक ही तरह की, एक ही डायरेक्शन की लाइट देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको पीपीएल लिखा जाता है। क्या होता है ये, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसी वजह से यहाँ पर जितनी भी डायरेक्शंस की लाइट है, उसमें से सिर्फ ये वाली जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यही पास होती है। तो जब हमने क्या किया, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाया, हमें पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखने को मिली। हम फर्दर इसको किसी भी एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, जिसमें हमें ये चेक करना होता है भी क्या वो सॉल्यूशन जो भी हमने इसके अंदर डाला है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम ये देखेंगे भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जिससे हम पीपीएल को पास करवा रहे हैं, क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देगा या नहीं देगा, क्या उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें 3 सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है, जब हम इससे पास करवाते हैं तो हमें सेम टू सेम यही डायरेक्शन वाली लाइट देखने को मिलती है, मतलब वहां पर कोई डेविएशन ना हो।
अगर वहां पर कोई डेविएशन नहीं होगी, जब हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करवाएंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। अगर कोई डेविएशन नहीं होगी तो हमें यहाँ पर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड देखने को मिलेगा। और बाकी के दो केस क्या होते हैं भी, अब क्या होगा, देखो आपकी डायरेक्शन क्या थी, ये ऐसे थी, स्ट्रेट लाइन में थी। अगर ये इस तरह से हो जाए, अगर ये इस तरफ बेंड हो जाए, अगर ये इस तरफ बेंड हो जाए, राइट हैंड साइड पर बेंड हो जाए, राइट डायरेक्शन में बेंड हो जाए, तो इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे डी से डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या किस डायरेक्शन में खुद को बेंड कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुद को बेंड कर रही है। और एक हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो इनिशियली ये स्ट्रेट थी, अब ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट हो जाए। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट हो जाती है तो इसको लेवियो रोटेटरी कहा जाता है। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होता है, अगर हमारी पीपीएल ऑन पासिंग थ्रू द ऑर्गेनिक सॉल्यूशन अपने आप को किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में अगर डेविएट करती है, मतलब क्लॉकवाइज डेविएट करती है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड मिलता है। अगर वो अपने आप को राइट हैंड साइड पर रोटेट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करती है, तो लेवियो रोटेटरी मिलता है। राइट पर डेक्स्ट्रो, लेफ्ट पे लिवियो, लिवियो एल से लेफ्ट हो जाएगा और दूसरे वाला डेक्स्ट्रो हो जाएगा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में लेवियो मिलेगा, क्लॉकवाइज में डेक्स्ट्रो कंपाउंड मिलेगा। और जब भी वो डेविएशन शो करेगा, जब भी डेविएशन शो करेगा, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे? वो कंपाउंड कहलाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकल इनएक्टिव वो कंपाउंड होंगे जहां पर बिल्कुल भी डेविएशन नहीं देखने को मिलती। तो ये प्रोसेस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो ऐसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होता ऑन ईच अदर ड्यू टू कायरलिटी, उसको कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, आपने इतना इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ये पता होना चाहिए भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आप किस तरह से चेक कर सकते हो। तो आई वांट यू ऑल टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, और एक बार इसे एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब देखो, अब देखो, अब आपको दो टर्म्स और पता होनी चाहिए। एक होता है एसिमेट्रिक कार्बन। अब क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन होता है, जिसको हम इन अदर टर्म्स कायरल कार्बन भी कहते हैं। ये क्या होता है? जो टर्म्स हमें चाहिए इस चैप्टर में, हम एक बार उसी को स्टडी कर रहे हैं। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ये कायरल कार्बन क्या होता है? जब आपके कार्बन एटम के साथ चार अलग ग्रुप लगे होते हैं तो वो आपका कायरल कार्बन कहलाता है या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इफ फोर डिफरेंट ग्रुप्स, इफ फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन एटम, अगर चार अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो कायरल कार्बन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें, चलो। अच्छा मुझे बताइए, क्या है यहाँ पर? ये कार्बन कायरल कार्बन है, इस कार्बन पे चार अलग ग्रुप लगे, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो ये कायरल कार्बन है या ये एसिमेट्रिक कार्बन है? क्या है ये? कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है, जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा चलो मुझे एक और एग्जाम्पल बताओ। क्या ये कायरल कार्बन है? आप कहोगे मैम ये ईटी का मतलब क्या है? इथाइल। इथाइल क्या होता है? CH2CH3। तो यहाँ दो सेम ग्रुप आ गए, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये समझना। ईटी ऐसे ही ना, एक और केस दिखाती हूँ। अच्छा मान लो आपके पास ये केस है, चार अलग ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पे मैम एमी, एमी मतलब मिथाइल मतलब CH3, मैम दो सेम ग्रुप आ गए, कायरल नहीं हो सकता। तो इस तरह से ईटी और एमी इस तरह से लिखने को देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए ईटी का मतलब इथाइल होता है, एमी का मतलब मिथाइल होता है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर हमने समझना है, जिसको हम कहते हैं मिरर इमेजेस। क्या कहते हैं? मिरर इमेजेस कहते हैं। देखो मिरर इमेजेस ना बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे हम इनांशियोमर्स के बारे में देखते हैं। तो पहले मिरर इमेज बनाना सीखना है। ये वैसे आप में से कई बच्चे बता सकते हैं बहुत इजीली, पर कई स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो तो देखना। यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ, आपको एक ही केस दे रही हूँ कि यहाँ पर आपके पास क्या हम लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लगा देती हूँ CH3, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ है Cl, यहाँ है OH। मैं आपको बोलती हूँ मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना एक मिरर प्लेस कर दिया। लेट अस से मैंने एक मिरर राइट हैंड साइड पर प्लेस कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाओ। अब आप कहोगे हम यहाँ कैसे ड्रॉ करें? बहुत सिंपल है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा इस तरह से। अगर आप इस तरफ लगाते हो, अगर आप इस तरफ लगाओगे जो राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा, बस उसकी पोजीशन बदलनी है। देखो कैसे, अगर आप इस तरफ लगाओगे मिरर इमेज में क्या होगा?
आप चाहे तो मिरर में खड़े होते हो, मान लो आप शीशे के आगे खड़े होते हो, आपका जो ये वाला हाथ है वो आपका मतलब राइट हैंड है, वो आपका लेफ्ट हैंड दिखता है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखता है, तो यहीं पे वही चीज करनी है। अगर आपने इसके साइड पे मिरर लगाया तो जो हाइड्रोजन पहले राइट हैंड साइड पे था, अब वो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। जो सीएल पहले लेफ्ट हैंड साइड पे था, अब वो कहाँ आ जाएगा, वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये तो यहीं रहेंगे ना, नीचे वाला तो यही रहेगा, ऊपर वाला तो वहीं रहेगा, सिर्फ लेफ्ट राइट की पोजीशन बदलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मिरर लगा है। तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये OH यहाँ आ जाएगा, है ना। अब मान लो एक मिरर मैं यहाँ लगा दूं, अब मान लो मैंने एक मिरर इसके इस तरफ लगा दिया, तो अब इसकी इमेज बताना, यहाँ पे अगर इस तरफ लगाएंगे तो क्या इमेज हमें देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल सी चीज है। अब जो Cl यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल रहा था वो यहाँ राइट बन जाएगा, और वहां पर जो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन था वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ये तो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं नीचे एक मिरर लगा दूं तो बताओ क्या बनेगा। अब मैं यहाँ पर अगर एक मिरर लगा दूं तो बताइए क्या बनेगा। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। नीचे लगा दूंगी तो लेफ्ट राइट वाले तो सेम ही रहेंगे ना, Cl और हाइड्रोजन तो सेम रहेंगे। अब जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। समझे? ऐसे ही अगर ऊपर एक मिरर लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल एक मिरर मैंने यहां लगा दिया, एक मिरर मैंने यहां लगा दिया, अब मुझे बताओ क्या इमेज बनेगी यहाँ पर। ये तो फिर वही सेम रहेंगे, Cl हाइड्रोजन। अब जो नीचे था, जो यहाँ ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो यहाँ नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो ये मिरर इमेजेस अब आपको पहचाननी आ गई हैं, अच्छे से आ गई हैं, इसको नोट कर लो। ये छोटी सी बेसिक सी चीज है जो बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको फटाफट से नोट करो। टिल देन आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आप लोग भी पी लीजिए। अब यहां से हमने जो समझना है, मिरर इमेजेस हमने क्यों समझा, क्योंकि हमें इनैंशियोमर्स के बारे में पता होना चाहिए। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इनैंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब ये क्या चीजें हैं? मिरर इमेजेस आपको समझ आ गई? बिल्कुल आ गई मैम, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है? देखो, अगर मान लो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, अगर मैं इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर रख देती हूँ, तो क्या मुझे जिस ग्रुप के ऊपर जिस ग्रुप को रख रही हूँ वो सेम है या नहीं? देखो, अगर इसको उठा के इस पे रखती हूँ, OH के ऊपर OH आ गया, CH3 के ऊपर CH3 आ गया, लेकिन H के ऊपर Cl आ जाएगा और इधर Cl के ऊपर H आ जाएगा, मतलब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। हाँ, ये मिरर इमेजेस हैं पर ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो मतलब वो क्या कहलाएंगे? वो इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। द नॉन सुपर इम्पोजिबल बट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नॉन एज इनैंशियोमर्स। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से इस चीज के बारे में? अब स्टूडेंट्स यहीं से हम एक टर्म जो समझनी है हमें, वो आती है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर क्या चीज होती है? देखो, रेसिमिक मिक्सचर में हम ये कहते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर में जो टोटल रोटेशन होती है वो क्या होती है? 0 होती है। रेसिमिक, अब देखो इनैंशियोमर्स, देखो सिंपल सी बात है, एक जनरल आपसे बात करती हूँ। इनैंशियोमर की जब हम बात कर रहे हैं तो इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो क्या हो, सुपर इम्पोज करोगे तो नहीं सुपर इम्पोज होंगे, लेकिन मिरर इमेजेस हैं। इनैंशियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव हैं, ठीक है, जब आप करके देखोगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, बट जब आप रेसिमिक मिक्सचर की बात करोगे तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। क्यों होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव? इसके पीछे एक रीजन है। मैंने इसको क्यों ऑप्टिकल एक्टिव बोला? क्योंकि वो रोटेट होती है, वो रोटेशन शो कर सकता है। मान लो मैंने एक आपके सामने मैंने आपको 2 कंपाउंड्स दिए, अगर वो रोटेट कर रहे हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि वो रोटेट कर रही है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में। सिमिलरली जैसे हमने अभी देखा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवियो रोटेटरी। अगर मान लो मैं बोलती हूँ रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जब हमारे दोनों कंपाउंड, जो भी 2 कंपाउंड्स को हम देख रहे हैं, वो उनकी मोलर रेशो क्या हो? उनकी मोलर रेशो 1:1 हो। उनकी मोलर रेशो क्या हो? 1:1 हो। तो उस केस में क्या होगा? मतलब जितना वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर दूसरा कंपाउंड उतना ही राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, 50-50% रोटेशन हो रही है, तो टोटल नेट रोटेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। मेरे सामने 2 कंपाउंड्स है, एक कंपाउंड लेफ्ट डायरेक्शन में खुद को रोटेट कर रहा है, मान लो 50 डिग्री पे वो रोटेट कर रहा है, दूसरे वाला भी 50 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। अब
ये वाला राइट हैंड डायरेक्शन में कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में कर रहा है। तो एक रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है भी, ये भी 50 डिग्री में रोटेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो मतलब इनका नेट जो रोटेशन है वो कितनी होगी, 0 होगी। अगर नेट रोटेशन ही 0 है मतलब क्या है, जब रोटेशन ही नहीं हो रही है, तो मैंने क्या बोला था, जब रोटेशन नहीं होती, कोई डेविएशन नहीं होती, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है, यानी कि रेक्सिमिक मिक्सचर क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। जबकि उसके अंदर इंडिविजुअल जो कंपाउंड जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, वो क्या होंगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगी। तो आपको ये जस्ट जनरल नॉलेज होनी चाहिए अबाउट रेसिमिक मिक्सचर, सो यू कैन राइट दिस ओवर हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो जाएगा यहीं पर। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पर हम कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन एक है वो देख लेते हैं, जो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी थी, जो मैंने आपको बतानी है भी। मैंने आपको क्या भी बताया, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा, जबकि यहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं जो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टडी करते हैं। एक होती है ज्योमेट्रिकल, एक होती है कन्फर्मेशनल और तीसरी होती है ऑप्टिकल। तो ये भी हमने स्टडी करनी है, बट ये हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी 12th स्टैंडर्ड में तो वो हम जरूर यूज करेंगे। अभी हमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक चीजें के बारे में पता होना चाहिए था भी, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एनांशियोमर्स कौन से होते हैं, मिरर इमेजेस कैसे बनाते हैं, ठीक है, और कायरल कार्बन कौन सा होता है, हमें छोटी छोटी जानकारी पता होनी चाहिए थी। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जो हमने जनरल नॉलेज ले ली विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब स्टूडेंट्स आपके सामने एग्जाम बूस्टर क्वेश्चंस हैं, मतलब मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, 1-2 क्वेश्चन ही है, क्योंकि मुझे था कि ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म टॉपिक, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए आज ज्यादा होमवर्क नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दे दिए थे। तो आज की क्लास आपके लिए क्या है भी, आपने एनसीईआरटी बुक अपनी उठानी है, और एनसीईआरटी बुक +1 की उठा लीजिएगा। उसके अंदर जितने भी आईयूपीएसी नेमिंग है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। तो आज का मेन होमवर्क देखो, एनसीईआरटी को हम नहीं छोड़ सकते, एनसीईआरटी इज अवर मेन प्रायोरिटी, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जहां पर भी आपको डाउट आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो 1-2 क्वेश्चन जो मैं वैसे लेके आई हूँ फ्रॉम प्रीवियस ईयर वो आप देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, ए ऑप्शन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल, सी है चेन आइसोमेरिज्म एंड रोटेशनल, डी है लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल। तो पिछले केस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एज अ होमवर्क, कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट इज ए ऑप्शन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बी इज फिजिकल प्रॉपर्टी, सी इज केमिकल प्रॉपर्टीज और डी इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनको आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब आपके लिए कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी आपको नोट डाउन करवा देती हूं, जिसका आपने आईयूपीएसी नेम करना है, ठीक है। सो लेट मी ओपन द क्वेश्चंस, गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग आपने करनी है इन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको पीछे दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ लिख रही हूं मैं, CH3 CHBr CH2OH, एक आपका ये हो गया। क्वेश्चन 5 आपके लिए है CH3 CH CH2 CH3 CH2 CHOH CH3, इसकी नेमिंग करनी है। क्वेश्चन 6 आपके लिए जो है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CH3, ठीक है। क्वेश्चन 7 आप सभी के लिए है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। क्वेश्चन 8 है CH3CH CH2 CH3CHO। क्वेश्चन 9 आप सभी के लिए है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3CH2OH। और क्वेश्चन 10 एज योर होमवर्क इज NCERT क्वेश्चंस ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड फॉर योर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो आपको मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दिए हैं। 10th क्वेश्चन में NCERT बुक खोलेंगे, सभी 11th स्टैंडर्ड की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अब फिनिश करके साइड पे रख दो,
भी अब हमारा IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म जितना हमें चाहिए था मैम ने हमें जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारी थोड़ा सा बेसिक रह गया ऑर्गेनिक का, वो कवर करके हम हेलो एल्केन्स की स्टार्ट कर देंगे, जहां पर हेलो एल्केन्स में हम इनिशियल जो स्टार्टिंग करेंगे व्हाट आर हेलो एल्केन्स, फिर हेलो एल्केन्स की IUPAC जो आप खुद बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगी, मैंने आपको करवा दिया है, इसीलिए कह रही हूँ NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब हम हेलो एल्केन की नॉमेनक्लेचर करेंगे ना तब इट विल बी अ टेस्ट फॉर यू, और आप बताओगे भी मैम हम करेंगे, हमें आती है अब नॉमेनक्लेचर, क्योंकि मैंने अब आपको सब करवा दिया है। बेसिक हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया, फंक्शनल ग्रुप वाला हमने इस लेक्चर में कर लिया। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, टोटल 10 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से 10th होमवर्क क्वेश्चन NCERT होमवर्क है। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर कंसिडर करूंगी। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ यू ऑल, भी आप सबने कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चंस का जवाब दिया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। उन बच्चों के लिए भी आई विल से वेरी गुड जिनके क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि मैं ये जानती हूं भी जिसका क्वेश्चन गलत हुआ ना वो सीख लेगा, इससे बैठ नहीं जाएगा, बैठना नहीं है, सीख लेना है भी कहाँ गलती रह गई, मुझे उसे सुधारना है। ठीक है, चलिए तो एंड करने से पहले स्टूडेंट्स, एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहूंगी। देखो, कोई भी सपना आप देखते हो ना, ठीक है, वो जादू से पूरा नहीं होता, कोई भी सपना जादू से पूरा नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए पसीना बहाना होता है, उसे पूरा करने के लिए पसीना बहाना होता है, और साथ के साथ आपको चाहिए संकल्प और कठिन मेहनत। ठीक है, तो अपने संकल्प को बरकरार रखना है। आपने जो मुझे 2 प्रॉमिस किए थे भी, लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे और रात को रिवीजन करेंगे, इस संकल्प को तोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, लगती मुश्किल है। अब देखो कितने बड़े बड़े कंपाउंड थे, आपने कैसे नॉमेनक्लेचर कर ली, पढ़ोगे तो सब पॉसिबल है, सब कर सकते हो, तो जादू नहीं है ये, हमारी मेहनत पे सब कुछ बेस्ड है। और जब हम मेहनत करेंगे तो हम ये प्रूव करेंगे भी भाई कोई भी क्वेश्चन ला दो हम कर सकते हैं, है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपका काम ये होना चाहिए भी आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, आपकी प्रैक्टिस शीट होगी, आपने प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करनी है, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म, रिलेटेड टू योर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।